हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था और उसे ही अपन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने कि ओलिपिक किस तरीके से होगी, अनुनाद किस तरीके से होगा, ये सब कुछ अपन देख रहे थे। आज थोड़ा सा उसके अनुनादिक स्ट्रक्चर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, साथ में अपन देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। उसके अंदर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए जो कि अपन एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, यानी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं जो अपने को विजुअल हो, है ना, उसे अपन कहते हैं कि आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि विलीयता देख सकते हैं, उसका गौथनांक देख सकते हैं, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं उसके अंदर। ओके, उसका कलर देख सकते हैं और उसकी स्ट्रेस देख सकते हैं या उसकी फेज देख सकते हैं कि वो किस फेज में लाइक कर रहा है। जैसे आपके पास लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा या गैसेस फॉर्म में होगा। ओके, तो अब अपन बेंजोइक एसिड पढ़ रहे हैं। बेंजोइक एसिड क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, एक गैसीय फॉर्म में तो पाया नहीं जाएगा, है ना, गैसीय फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। केवल दो स्टेज होगी जो इसमें ये पाया जाता है, एक होती है आपके लिक्विड और एक होती है आपके सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उससे पहले अपन देखने वाले हैं इसकी अनुनादिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर रेजोनेंस देखने वाले हैं कि रेजोनेंस किस तरीके से होता है। सबको पता है किस तरीके से होता है, रेजोनेंस के बारे में जानते भी हैं कि क्या होता है अपने पास रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि आपके पाई बॉन्ड्स को अपन अगर डीलोकेलाइज करें, यानी कि एक से अगर अपने पास अल्टरनेट पोजीशन में है कोई बॉन्ड, जैसे कि आपके पास CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से अगर अपने पास कोई स्ट्रक्चर दी गई है, अब बोला जाता है कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए या आपको कहा जाता है कि इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाइए। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि पाई बॉन्ड को अपन डीलोकेलाइज करवाते हैं, कि एक पाई बॉन्ड को मूव करवाते हैं, मतलब यानी कि अगर आपके पास कॉन्जुगेशंस में अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपन डीलोकेलाइज करवा सकते हैं, उसे कहा जाता है अनुनाद कहते हैं। ओके, तो अपने पास क्या होगा इसके अंदर, अगर ये यहाँ आ रहा है अपने पास तो ये क्या रहेगा, यहाँ आएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो नेक्स्ट वाली कैसी बन जाएगी, CH2। तो अपन देख रहे थे कि अपने पास अनुनाद क्या होता है, यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है। रेजोनेंस का मतलब कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, तो पाई बॉन्ड को अपन डीलोकेलाइज करवा सकते हैं, तो उसे अपन कहते हैं कि अनुनाद होगा। जब जब किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो वो आपका मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल होता है। किसके कंपेयर करें, अगर जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा उसके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की तुलना की जाए तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की तुलना करें तो उसमें देखा जाता है कि बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, जबकि आपके साइक्लोहेक्सेन स्टेबल नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक है, साथ बेंजीन एरोमेटिक है और साथ में उसमें क्या है, रेजोनेंस भी पाया जाता है। उसी तरीके से आपके क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है। ओके, तो अपने पास है इस तरीके से अपन डीलोकेलाइज करवाते हैं पाई बॉन्ड का, जब पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइज करवाते हैं तो ये क्या होता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है इनके अंदर। देखो, रेजोनेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं इस दुनिया के अंदर कि हाँ होती होगी, बस एक कल्पना बनाई गई है, एक धारणा है, अवधारणाएं हैं जो हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, ये एक हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये काल्पनिक विचार धारणा है कि ऐसा हुआ होगा किसी मॉलिक्यूल में तभी वो इतना स्टेबल हुआ है। या अपन कह सकते हैं जब जब किसी भी NMR या स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किसी भी स्पेक्ट्रम लिया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तब क्या होता है कि उस स्पेक्ट्रम के अंदर वो उस मॉलिक्यूल का वो स्पेक्ट्रम डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि किस तरीके से अपने को क्या करना है, कि इसके अंदर किस तरीके से उसका यानी कि कितनी पीक्स आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास है PCl5 है, PCl5 के अंदर क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है, Cl अगर इसका फास्फोरस NMR लिया जाए, जैसे आपके पास HNMR होता है वैसे ही कार्बन NMR होता है और वैसे ही आपकी क्लोरीन NMR भी होगा, फास्फोरस NMR भी होगा। जब इसका क्लोरीन NMR लिया जाए, है ना, क्लोरीन NMR लिया जाता है, यानी क्लोरीन NMR का मतलब होता है कि ये केवल क्लोरीन को ही डिटेक्ट कर पाता है ये मॉलिक्यूल, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 1 सिग्नल प्राप्त होता है, यानी कि 1 सिग्नल प्राप्त होता है।
सिग्नल प्राप्त होता है। एक ही सिग्नल प्राप्त होता है, क्यों होता है? जबकि अपने पास देखा जाए तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक आपके होता है इक्वेटोरियल, तीन होते हैं एक्सियल। ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। तो ये बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी और इनकी कम होती है ना, ऐसा होता है। इसी तरीके से यहाँ दो सिग्नल आनी चाहिए। रूल तो ये कहता है कि दो सिग्नल आनी चाहिए, जबकि आपका जो एनएमआर होगा या स्पेक्ट्रम होगा या स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा वो इससे क्या करता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे केवल एक जैसे बॉन्ड दिखते हैं, उस कंडीशन में यहाँ एक सिग्नल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कंडीशन को अपन यहाँ तो अपन यानी कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता रहता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है। ऐसी क्रिया को तो अपन फ्लिपिंग कहते हैं। और अपन अगर ऐसे कोई आ जाए कि कोई इसमें अपन कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो कॉम्प्लेक्स ढंग से स्पेक्ट्रम कोई ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उससे अपन कहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को अपन कहते हैं कि ये एक तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, उसके अंदर अपने पास अनुनाद हो रहा है, उसकी वजह से इसमें क्या है, डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इन क्रियाओं को तो अपन फ्लिपिंग कहते हैं। जैसे अपन ने कहाँ पढ़ा था, आपके पास आता है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बेयर विकृतिवाद का सिद्धांत, बाद में आता है हेक्सेन का स्वरूपण। हेक्सेन में अपन देखते थे कि वहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो रहे थे और एक्सियल बॉन्ड आपके इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहे थे। उस क्रिया को अपन बोल रहे थे कि ये फ्लिपिंग की क्रिया होती है। ओके, तो यहाँ भी ये क्या हो रहा है, फ्लिपिंग ही हो रहा है। अब अपने पास क्या होगा कि इनमें भी क्या है, डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का। डीलोकलाइजेशन होता है तो क्या होती है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं। जब कोई स्पेक्ट्रम डिटेक्ट ही नहीं कर रहा किसी कंपाउंड को ढंग से, तो उसे बोल रहा है कि उसमें अनुनाद की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होता है। जबकि रियल में उसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो अपने पास दो तरीके की स्पेक्ट्रम होनी चाहिए या चार तरीके, कितने भी तरीके की होनी चाहिए, जबकि आपका स्पेक्ट्रम केवल एक प्रकार से ही डिटेक्ट कर पाता है। तो अपने पास ओवरऑल बोला जाए, बोले कि अनुनाद क्या होता है, एक काल्पनिक अवधारणा होती है जो मनगढ़ंत बनाई गई है कि ऐसा किसी मॉलिक्यूल में हो रहा होगा। एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो अपने पास इस तरीके से अपन बोलते हैं। अब ये अनुनाद इसमें पाया गया है, तो अब अपन ऐसे कहें कि हम स्टेबिलिटी किस तरीके से देखें। स्टेबिलिटी देखेंगे, एक तो ऑक्टेट रूल के आधार में, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है वो तो आपका स्टेबल है, और जो उदासीन कंपाउंड होगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। और थर्ड कंडीशन होगी, जितना चार्ज आपके दूर दूर रहेंगे उतने ही वो स्टेबल होते हैं। ओके, तो ये हो गई अपने पास कहानी पूरी अनुनाद की। अब देखेंगे अपन अपना जो टॉपिक है उसी को अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में अनुनाद किस तरीके से देख सकते हैं। देखो, अपन अनुनाद में कभी भी ये नहीं कहते, जब भी अपन अनुनाद देखते हैं उसमें ये नहीं बोलते हैं कि आपके पास एटम्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ कभी भी एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ केवल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, और बॉन्ड कौन सा, वो भी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। तो अपने को कभी भी अगर एटम, जैसे मेरे पास दो स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए आपके पास, ऐसा कुछ आ जाए कि ये क्या है, आपके पास इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर है, तो ये अनुनादी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एटम का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड के साथ साथ एटम भी डीलोकलाइज हो रहा है। एटम के साथ साथ पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, आपके पाई बॉन्ड के साथ साथ एटम का डीलोकलाइजेशन भी होगा। तो इस कंडीशन में इसे अनुनाद नहीं कहते हैं कि आपका अनुनाद नहीं है, ये अनुनाद की क्रिया नहीं होती है। ओके, अनुनाद की क्रिया में केवल क्या होता है, आपके पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट होता है। तो अपने पास अनुनाद की रियल स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके से होगी, आपके ये है। अगर इसका अनुनाद स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ आएगा, और जो आपकी पाई बॉन्ड है वो यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H, और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज होता है। रियल में एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है जो अनुनाद की, वो ये होती है, ना कि ये क्या है। एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट गलत है,
जब अनुनाद के रूल्स अपन देखते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि आपके एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। कभी भी एग्जाम में से घुमा के पूछा जाता है, यानी कि आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में अगर बात की जाए तो पूछा जाता है कि इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर कौन सी होगी। तो उस कंडीशन में अपन देख लेते हैं कि एटम भी डीलोकलाइज हो रहा है तो अपन वो ही टिक कर देते हैं, जो कि आपका अपने पास गलत हो जाता है। तो अपने पास अनुनादी स्ट्रक्चर ये हो गई। अब इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सी है? मोस्ट स्टेबल तो यही होगी, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, चार्ज सेपरेट हो गए। जब किसी में चार्ज सेपरेट हो जाते हैं वो स्ट्रक्चर आपके अनस्टेबल होती है। ओके, तो अनुनाद अपने पास हो गया। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। उसमें देखते हैं पहले उसकी अवस्था की, वो किस अवस्था के अंदर पाया जाता है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन देख रहे हैं पहले फिजिकल स्टेज, यानी कि उसकी फेज। फेज का मतलब हो गया कि वो किस अवस्था के अंदर लाई करता है, या तो करेगा सॉलिड में करेगा या लिक्विड में करेगा। तो लिक्विड में कौन सा करेगा? आपके लिक्विड के अंदर कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 के एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं एलिफेटिक। पहली बात तो उसमें बनेंगे नहीं एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक बनने के लिए रिंग स्टेबल होनी चाहिए। रिंग स्टेबल कब होगी? 6 मेंबर रिंग स्टेबल होगी। ओके, 3 और 4 मेंबर तो रिंग वैसे भी स्टेबल नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी। तो अपने पास कहा जा सकता है कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 के जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि कार्बन चेन अगर पास 4 कार्बन है, उन 4 कार्बन के ऊपर ये अपने पास ये OH लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये एलिफेटिक हो गया है ना। तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे कि ये लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। ओके, और जो इससे आगे वाले होंगे, जो भी अपने पास एलिफेटिक हो या चाहे एरोमेटिक हो, अब जो कार्बन नंबर 5 से आगे तक के होंगे, चाहे एरोमेटिक ले लो चाहे एलिफेटिक को ले लो, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, वो सभी क्या होते हैं आपके वो होते हैं आपके सॉलिड स्टेज में। जैसे कि बेंजोइक एसिड आपका सबका देखा हुआ है कि बेंजोइक एसिड क्या है, सॉलिड स्टेज में पाया जाता है। ओके, तो इतना अपन ने देख लिया कि इसकी अवस्था देख ली, किस तरीके से पाया जाता है। तो अपन देख रहे थे कि अपने पास जो फेज होती है, यानी कि अपने पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी फेज देखी जाए, या अपन देख सकते हैं कि ये लिक्विड और सॉलिड स्टेज में ही पाया जाता है। लिक्विड स्टेज में कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट हैं तो वो आपके सारे लिक्विड पाए जाएंगे, और जो कार्बन से 5 से अगर आते हैं तो वो आपके किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि सॉलिड स्टेट में ये है, कार्बन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे बेंजोइक एसिड में अपन ने देखा, बेंजोइक एसिड क्या था, अपना एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड होता है वो एक तरीके से। अब अपने इसी के आधार पर अपन देख सकते हैं इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल की, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड जिस अवस्था में ये गुजरते रहेंगे, यानी कि सॉलिड तक जाता रहेगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जबकि जैसे ही अपन उसका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है उसी के आधार पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? आपके एटॉमिक मास की। जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो अपने पास ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब बात आती है कि सोल्युबिलिटी, इसमें ये सोल्यूबल होता है या नहीं होता है। देखो अब अपने पास ये तो सोल्यूबल हो जाएंगे, लिक्विड है, जबकि सॉलिड थोड़ा कम सोल्यूबल होगा, क्योंकि सॉलिड को अगर कोई सॉलिड है उसे अपने को पानी में डिजोल्व करना है। जब जब अपन किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज की अपन ये देखते हैं कि उसकी सोल्युबिलिटी चेक करते हैं तो वो हमेशा लिक्विड
में ही करते हैं, यानी कि पानी के अंदर के पानी के साथ ही की जाती है। और अगर कंपेयर करना हो फिनोल प्लस अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करना है, सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, वो सोलिबिलिटी फिनोल की सबसे ज़्यादा होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड कम सोल्यूबल होता है। ये भी पॉइंट कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास बढ़ता है उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो वाटर में ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि ये आपके क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व होने का कारण क्या है, पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। ये अपन ने कॉन्सेप्ट पहले भी एक बार पढ़ चुकी कि पोलर यानी कि ध्रुवीय को बोलता है, अध्रुवीय को बोलता है, यानी कि समान को ही बोलता है। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब आपके पास आता है कि जब अपने के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना OH है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है। वाटर क्या हो गया अपने पास, H हो गया, ये हो गया। ये होता है डिसॉल्व कैसे होगा, इसके साथ ये मान लो ऊपर आ जाए, मान लो इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और डिसॉल्व होगा। इस तरीके से ये डिसॉल्व होते जाते हैं। ओके, तो वाटर में एक तरीके से इस तरीके से डिसॉल्व होगा। अब जो सॉलिड स्टेज में कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कम डिसॉल्व होता है, उसे जब अपन वो हीट करते हैं, हीट करने पर वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही अपने उसे हीट किया वो डिसॉल्व इजीली हो जाता है। ओके, तो अपन कह सकते हैं टेम्परेचर के साथ साथ सोलिबिलिटी बढ़ती है। एक तो टेम्परेचर के साथ साथ सोलिबिलिटी बढ़ेगी। ओके, सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ अपनी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो गया, इनमें रिलेशन देखा जाए तो क्या हो गया अपना, जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे एटॉमिक मास कम होगा सोलिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अपन ने देखा कि इसके अंदर लिक्विड फेज में पाया जाता है कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के। फिर जो आगे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर अपन ने देखा कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे अपन एटॉमिक मास इंक्रीज करते जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होते जाएंगे। फिर अपन ने देखा है कि इसके अंदर सॉलिबिलिटी, अगर अपने पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड को अपन डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में तो डिसॉल्व होगा नहीं। जब अपन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपन ने देखा कि जो कम एटॉमिक मास वाले थे वो इजीली वाटर में डिसॉल्व होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ही। ओके, तो ये थी अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है। अब इसकी देखते हैं कि ये किस अवस्था के अंदर रहता है। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एक डाइमर के रूप में रहता है। डाइमर के रूप में क्यों रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन होता है, जब किसी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होता है ज़्यादा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा ही। जब किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो डाइमर के रूप में ही तो रहेगा। तो वो रहेगा किस अवस्था के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है मेरे पास, इस तरीके से मैंने बना दिया है। ये लो, दूसरा आएगा मेरे पास मॉलिक्यूल, वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा इस तरीके से। अब अपने पास जब इसे इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा, क्योंकि साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है इसकी। और इस ऑक्सीजन को यह हाइड्रोजन देख रहा है तो इसके साथ भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जब ये लिक्विड स्टेज में या किसी भी स्टेज में रहते हैं, चाहे यहाँ एरोमेटिक लगाओ चाहे यहाँ एलिफेटिक लगाओ, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ये डाइमर के रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल पाया जाता है। ओके, तो ये था अपने पास ऑक्जेलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी रिएक्शंस।